जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। लास्ट वीडियो में हमने मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत को खत्म किया था, जिसमें हमने मुगल का पार्ट, मराठा वाला पार्ट, सिख वाला पार्ट, ये सब हमने कवर किया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। इसको पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं हम कि मुगल एम्पायर खत्म होता है और हमारा ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट होता है। और ब्रिटिश एम्पायर पढ़ते पढ़ते फिर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, वो क्या क्या थे, गांधी जी ने जितने सारे आंदोलन किए थे, वो सारे इसमें पढ़ते हैं। तो ये मॉडर्न इंडिया जो आपको पढ़नी है ना, इसमें बहुत मजा आता है। इसकी बहुत चीजें आपको पता है, बहुत चीजें आपको याद आएंगी, जो दोबारा आपने बस रिवाइज के तौर पे जाओगे तो इसमें बड़ा मजा आएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपीय लोगों का आगमन। मतलब सबसे पहले कौन से यूरोपियन जो हमारे भारत में आए थे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है हिस्ट्री की कौन सी क्लास है हमारी, ये है हमारी हिस्ट्री की क्लास 6th क्लास 6th। इससे पहले हमने 5 क्लासें कर ली हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी हो तो वहां देख लीजिए। उसमें हमने एंशिएंट इंडिया, फिर हमने मेडिवल इंडिया, ये सब हमने खत्म किया है और हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन लोगों का आगमन। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आए थे हमारे जो भारत में, वो आए थे आपके पोर्टुगीज, यानी पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। कौन सबसे पहले आया था, वास्को ड गामा reached the port of Calicut in 1498 during the reign of King Zamorin, हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट। राजा जामोरिन के शासनकाल के दौरान 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे थे। और जो आपके ये जामोरिन थे, ये कालीकट के हिंदू शासक थे। सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा। कब, 1498 में। ठीक, उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुक्वेरे, द सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन थे, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा अराइव्ड इन 1509 एंड कैप्चर्ड गोवा इन 1510। अल्फोंसो डी अल्बुर्क भारत के दूसरे गवर्नर थे। ये 1509 में भारत में आए थे, उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये था आपके पोर्टुगीज के बारे में। अब आते हैं, पोर्टुगीज के बाद आए थे आपके पास डच। तो डच ने भी अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटिश की थी, नहीं, यहाँ पे डच की भी थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी 1602 में। डच was defeated by English at the Battle of Bedara in 1759 and as per the agreement, Dutch gained the control over the Indonesia and the British over India, Sri Lanka and Malaya। देखिए क्या हुआ था, 1759 में बेदरा की लड़ाई में डचों को अंग्रेजों से हार मिली थी और समझौते के अनुसार डच को मिला था इंडोनेशिया, और जो भारत, श्रीलंका और माल्या था उस पर राज आ गया था आपका अंग्रेजों का। ठीक है, मसूलीपट्टनम में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 में। तो ये था आपका डच के बारे में। आइए बढ़ते हैं, हमारे अगला कौन था, अगले आए थे आपके इंग्लिश, यानी ब्रिटिश। तो इंग्लिश में इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1599 अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। क्वीन एलिजाबेथ द्वारा 1600 में दिए गए चार्टर के तहत 1599 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग टू इंग्लिश टू इरेक्ट अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। जहांगीर ने फरमान, मतलब कब जो आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, उनको परमिट दिया था कि आप सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोल सकते हैं। फिर 2 मशहूर युद्ध हुए थे, एक हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757 में, दूसरा हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई 1764 में। 1757 में किस लड़ाई हुई थी, इंग्लिश ने, जो आपके अंग्रेज थे, उन्होंने बंगाल के उस टाइम के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और जो दूसरी थी 1764 की लड़ाई, मतलब बक्सर की लड़ाई, इसमें कैप्टन मुंडे थे, जिन्होंने मीर कासिम, जो बंगाल के उस टाइम के नवाब थे, सिराजुद्दौला और शाह आलम को मिलकर, मतलब ये तीनों एक ही में थे, इनको हराया था। ठीक है, ये था आपके अंग्रेजों के बारे में। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना राज चलाया था, वो तो हम अभी आगे पढ़ेंगे ही। और आए थे डेंस, दानिश। दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1616 में। उन्होंने क्या किया था, वो जो संभाल नहीं पाए थे, तो उन्होंने अपना जो सेटलमेंट, जिन्होंने थोड़ा बहुत सेटलमेंट किया था तमिलनाडु साइड में, मद्रास साइड में, वो उन्होंने अंग्रेजों को 1845 में सॉल्व करके चले गए थे। फिर आए थे आपके, फिर थे आपके फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय कॉलबर्ट अंडर स्टेट पैट्रोनिंग इन 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में कलबर्ट द्वारा राज्य संरक्षण के तहत किया गया था। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री जो थी वो सूरत में फ्रांसकोइस कैरन ने 1668 में स्टेबलाइज करी थी। इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में थी। फ्रेंच को इंग्लिश ने हराया था, कब, बैटल ऑफ बैंडविच में 1760 में। बैंडविच की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, उसके बाद से फ्रेंच का भी सारा खत्म हो गया था। देखिए, आए तो भारत में सबसे पहले पोर्टुगीज थे, आपके पुर्तगाली आए थे, फिर आपके आए डच,
डच के बाद आए थे आपके अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद आए थे डेंस, डेंस के बाद आए थे फ्रेंच, जैसे सारे आए थे। लेकिन आखिरी में जो बचे थे वो थे आपके कौन, वो आपके बचे थे आपके अंग्रेज, क्योंकि इन्होंने अपना राज काफी तक बढ़ा लिया था। ब्रिटिश, उन्होंने काफी टाइम हमारे भारत पर राज भी किया था। तो ये हमारा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उसको करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा व्हेन ही लैंडेड एट कैलिकट। उस भारतीय राजा का नाम बताइए जो कालीकट में उतरने के बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा में गर्म दृष्टि से मिला था। तो वो कौन था, वो था आपका जैमोरिन, जमोरिन था। ये कौन था, हिंदू रूलर था। देखिए जो कैलिकट है आज के टाइम में वो क्या है आपका, केरला, तो इसका आंसर क्या है आपका सी, जैमोरिन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी। तो देखिए भारत में समुद्री मार्ग की बात हुई, ऐसे नहीं कि भारत को किसी को पता नहीं कि भारत कहाँ पे रास्ता नहीं है। चलने वाला रास्ता सबको पता था कि भैया अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए आते तो भारत आ सकते थे, लेकिन सी रूट किसी को नहीं पता था। तो वो पहला कौन था, वो था आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक सेलर था, तो जिसने नाविक, जिसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। इसका आंसर क्या आपका सी, वास्को डी गामा इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा द अर्लीस्ट ऑफ द यूरोपियंस टू सेटल डाउन इन इंडिया वर। भारत में बसने वाले यूरोपियन लोगों में सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आपके आए थे पोर्टुगीज। कब आए थे, 1510 में वो सेटलमेंट हो गए थे। मतलब आए तो आपका जो वास्को डी गामा था वो 1498 में आया था, लेकिन अगर बात करें सेटलमेंट की तो पुर्तगाली 1510 में सेटलमेंट हुए थे इंडिया में। इसका आंसर क्या आपका ए, पोर्टुगीज का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा द फर्स्ट मैसूर वॉर फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन 1767 to 69 कम टू एन एंड बाय था। पहला मैसूर युद्ध 1767 में 1767 से 69 के बीच में औरंगजेब, अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ाई हुआ था, वो कैसे खत्म हुआ था, मतलब क्या साइन करके खत्म हुआ था। देखिए उसमें हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन, मतलब मद्रास की संधि साइन हुई थी। देखिए क्या हुआ था, टोटल जो आपके हुए थे 4 युद्ध हुए थे, 4 आपके एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। चारों में क्या हुआ था, जो पहली वॉर हुई थी उसमें आपकी जो हैदर अली था वो जीत गया था। फर्स्ट वॉर की बात हुई, फर्स्ट मैसूर वॉर की। सेकंड वॉर में क्या हुआ था, सेकंड वॉर में हैदर अली मर गया था बीच में ही, कोई बीमारी हो गई थी उसके कारण, तो टीपू सुल्तान ने संभाली थी। फिर तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा मैसूर वॉर हुआ था, थर्ड मैसूर वॉर, उसमें क्या हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान हार गया था। और जब फोर्थ मैसूर हुई थी उसमें टीपू सुल्तान भी मर गया था। तो ये आपकी 4 मैसूर वॉर हुई थी मेन मेन। अभी जो आपका ये ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, इसमें क्या साइन हुई थी, ये एक पीस एग्रीमेंट था, मतलब एक शांति समझौता था, जो साइन हुआ था आपका 4 अप्रैल 1769 में साइन हुआ था। किसके बीच में, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। मतलब मेनली ये हुआ था हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, कि भैया उन्होंने ये कहा था कि तुम अब कभी भी हमारी तरफ, मतलब मैसूर की तरफ अंग्रेज कभी नहीं आएंगे, लड़ने के किसी भी तरीके से नहीं आएंगे, ये था शांति समझौता। तो इसका आंसर क्या आपका बी, ट्रीटी ऑफ मद्रास का आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा विच वॉज अर्लियर सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया। भारत में डच का सबसे पहला समझौता कौन सा था। तो भारत में सबसे पहले डच कहाँ पे आए थे, वो आए थे आपके पुलिकट में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली स्टेबलाइज करी थी वो 1602 में पुलिकट में स्टेबलाइज करी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब वो ये स्पाइस ट्रेड के नाम पे, जो मसाले के ट्रेड के नाम पे इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित करी थी। कहाँ पे, पुलिकट में। इसका आंसर क्या आपका बी, पुलिकट इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसके ऊपर हमने वो जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए। देखिए होता क्या है इनमें, मैंने आपको बताया तो बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया था किसके बारे में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, इनमें ना क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा जा सकता है आपसे, आपसे इनमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के पूछा जा सकता है। तो मैंने जो मेन मेन क्वेश्चन थे मैंने वो आपको बता दिए। अब आपको थोड़ा, अगर आपने ये शॉर्ट नोट इसको दोबारा रिवाइज कर लिएगा कि मैंने इसमें क्या क्या आपको बताया था, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तो सबसे पहले आता है हमारा कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, विद्रोह के कारण क्या थे। तो सबसे पहले आते हैं हम पॉलिटिकल कॉज के बारे में। राजनीतिक कारण क्या क्या था हमारा, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए चूक के सिद्धांत की नीति। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, देखिए ये वो था कि जैसे आपने अगर वो सुना हो रानी लक्ष्मीबाई वाला जो आपका केस था वो आपने सुना हो, तो उसमें क्या था कि अंग्रेजों ने ये रूल लाया था कि अगर कोई भी राजा मरता है तो उसका सिर्फ सगा ही बेटा अगला राजा बन सकता है, कोई भी गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बनेगा। और ऐसा होने पर अगर उसका कोई भी बेटा नहीं है सगा, तो क्या किया जाएगा, उसका जो राज होगा वो अंग्रेज संभालेगा। तो यही केस वहां पे हुआ था, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया था। तो ये पॉलिटिकल कॉज था। अगला आता है इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज क्या था, हैवी टैक्सेशन, एविक्शन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ
ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट दैट हिट्स पीजेंट्स, आर्टिसन एंड स्मॉल जमींदार। क्या कहा जा रहा है? आर्थिक कारण क्या थे? और देखो जो उनका भारी उनका कराधान था, निष्कासन, भारतीय उत्पादों के खिलाफ भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, जो हमारा पारंपरिक हस्तशिल्प था उसको नष्ट कर दिया गया, किसानों कारीगरों जो छोटे जमींदारों को उनके मतलब मारते थे, उन पे अत्याचार करते थे, तो ये उनके आर्थिक कारण थे। अगला आता है मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या था? ये था हमारा जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सैलरी कम देना, फिर उनकी रैंक जो सूबेदार उस पर वही रखना, उसको बढ़ाना ही नहीं, उनको इंसल्ट करना, बार बार उनका अपमान करना। अगला आता है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक भेदभाव। क्यों? जो उस टाइम पे एक एनफील्ड राइफल बनाई गई थी, उसका जो कार्ट्रिज होती थी उसको ना उस पे घी से बनाई जाती थी, मतलब उस कारतूस को बनाने के लिए ना जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको कहता जब भी हम उसको अगर चलाना होगा बंदूक तो उससे पहले उसको ना दांत से खींचना पड़ता था, और वो जिससे खींचना पड़ता था वो चर्बी से बनी होती थी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये एक धार्मिक भेदभाव का बड़ा रीजन था कि भाई हिंदू और जो मुस्लिम जो उस टाइम पे सिपाही थे ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश आर्मी में, वो कैसे इसको करेंगे। तो ये था आपका डिस्क्रिमिनेशन। इसके साथ साथ में उन्होंने कुछ रिफॉर्म चलाए, जैसे विडो रीमैरिज कर दिया गया, सती को हटा दिया गया, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को बढ़ाया गया, और क्रिश्चियन मिशनरीज को करा, तो ये सब और भी रीजन थे। तो ये सारे क्या थे? हमारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जिसके कारण जो आपका था रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारा। अब कुछ सेंटर से रिवॉल्ट के और उनमें कौन कौन से लीडर्स थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले तो दिल्ली, तो दिल्ली में जो लीडर थे वो थे आपके बहादुर शाह द्वितीय, मतलब बहादुर शाह सेकंड, और भक्त खान, ये दो लीडर थे। बनारस के लीडर थे लियाकत अली। कानपुर के जो लीडर थे वो थे आपके नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां। लखनऊ के जो थे वो थे आपके हजरत महल थी, अवध की बेगम। झांसी थे रानी लक्ष्मीबाई थी। बरेली के खान बहादुर खान लीडर थे, और अवध जो बिहार का पार्ट था उसमें वीर कुंवर सिंह। ये कौन कौन थे? ये कुछ सेंटर थे रिवॉल्ट के, और ये उनके कुछ लीडर्स थे। क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे। अब इम्पैक्ट क्या हुआ था रिवॉल्ट का, मतलब रिवॉल्ट का फर्क क्या पड़ा था? फर्क क्या पड़ा था? द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण भारतीय सरकार अधिनियम 1857 द्वारा ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था। मतलब जो उस टाइम पे जो इंडियन पे जो राज था वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, एक एक एक्ट लाके। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट, द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सेना का पुनर्गठन किया गया, दोबारा सेना बनाई गई। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। देखिए क्या हुआ था, अगर मैं आपको दोबारा एक पॉइंट बताना चाहूँ तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, ये ऐसे माना गया था कि ये हमारा अगर उस टाइम पे हमसे थोड़ी बहुत चूक हुई थी, अगर वो चूक नहीं होती ना तो हमें आजादी 1857 में ही मिल जाती। तो क्या चूक मिली थी? मेन रीजन ये थे कि ये पूरे में फैला नहीं पाए थे। हमारे पास एक पावरफुल कोई नेता नहीं था, कोई मतलब पावरफुल फेस नहीं था। जब ये आगे आए थे तो इस मूवमेंट को आगे लाते लाते ना ये बहादुर शाह जफर के पास आए थे, जो आपके बहादुर शाह जफर उस टाइम मुगल आखिरी शासक था, उसकी तरफ आए थे कि आप हमारे राजा बन जाइए, आप हमारे मतलब लीड करिए हमें। वो भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी भी उम्र हो चुकी थी, और वो भी बहुत टाइम से मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो वो संभाल नहीं पाए। तो इसमें प्रॉब्लम थी, हम सही से साथ नहीं दे पाए थे। ये बात तो पूरे इंडिया में फैल भी नहीं पाया था, तो इसलिए इसका प्रभाव नहीं पड़ पाया था। वैसे हमने एक तरीके से इस मूवमेंट में ना अंग्रेजों को हिला सा दिया था, उनको डर लग गया था कि यार अगर इस तरह से हम चलेंगे ना तो ये हमें दोबारा ऐसा रिवॉर्ड करेंगे। तो इसके बाद उन्होंने काफी कुछ चेंजेस लाए थे, जैसे डिवाइड एंड रूल है। उन्होंने कहा यार हिंदू और मुस्लिम अगर एक साथ रहेंगे तो हमें कभी भी हरा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं, उसके बाद हम इस पर राज करते हैं। तो ये कुछ ना 1857 का रिवॉल्ट था जो उस टाइम पे रिजल्ट निकला था। ठीक है, उसके बाद काफी चेंजेस भी आए थे। तो ये था आपका 1857 का रिवॉल्ट, जिसका आपको मैंने शॉर्ट नोट आपको दे दिया। इसको प्लीज दोबारा समझ लीजिएगा, इस शॉर्ट नोट की बहुत वैल्यू है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इनके क्वेश्चंस की तरफ, जो काफी अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन दिल्ली? दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, मैंने दो नेता का नाम बताया था, एक था आपके बहादुर शाह द्वितीय और दूसरा था बहादुर खान। देखिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर द्वितीय है, नहीं है तो बहादुर खान इस ऑप्शन में थे, तो इसका आंसर आपका ए बहादुर खान इसका आंसर है। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन है, जो कि हमारा विच अमंग द फ्लोइंग प्लेसेस वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? देखिए अभी मैंने अगर आपको कुछ सेंटर बताए थे, अच्छा बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जो सेंटर में नहीं था? आगरा था? आगरा नहीं था। कानपुर? कानपुर था। झांसी वो भी था, लखनऊ भी था, तो इसका आंसर क्या है आपका ए आगरा कोई इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन है, जो कि हमारा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो था वो आया था आपका 1857 से 62 के बीच का, इन्हीं के टाइम पे तरह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। इसका आंसर क्या है आपका बी लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन है, जो कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवॉल्ट?
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था? वो थे आपके डिज़राइली। इनका पूरा नाम था बेंजामिन डिज़राइली। ये क्या थे? ये ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश एमपी थे। इन्होंने माना था ये चीज। तो इसका आंसर आपका डी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा मौलाना अहमदुल्ला लीड द 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम। मौलाना अहमदुल्ला ने 1857 का विद्रोह कहाँ से किया था? देखिए लखनऊ का तो आपने पढ़ा था, लखनऊ का तो कोई और था, कानपुर का भी कोई और था, दिल्ली का भी कोई और था, तो बचा क्या? फैजाबाद। तो इसका जो मौलाना अहमदुल्ला थे उन्होंने फैजाबाद से स्टार्ट किया था, मतलब उनका नेतृत्व किया था। देखिए फैजाबाद आपका कहाँ पे? यूपी के एक जिला का नाम है, लेकिन आज के टाइम पे जो करंट की बात करूँ तो फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। तो अभी जो प्रेजेंट में आपका अयोध्या है वो पहले फैजाबाद था। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, फैजाबाद इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर डिड द सिपोई म्यूटेनी ऑफ 1857 एडी बिगिन। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका मेरठ से। मेरठ में कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 10 मई 1857 में शुरू हुआ था मेरठ से। इसका आंसर क्या है आपका? सी, मेरठ इसका आंसर है। मेरठ कहाँ पड़ता है? मेरठ आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। सेंडिंग ट्रूप्स अब्रॉड, विदेशों में सेना भेजना रीजन था, हो सकता है। स्टॉप वेयरिंग कॉइल्स ऑन सोल्जर्स ईयर्स एंड अप्लाइंग सैंडलवुड ऑन फॉरहेड, सैनिकों के कानों में कुंडल पहनने और माथे पर चंदन लगाना रोक थी। एक्सेस अलाउंस ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता नहीं देना। सोल्जर्स यूज फैट कटरेज, सैनिकों द्वारा वसा कारतूस का उपयोग करना। तो इनमें से कौन सा आपको मेन रीजन लग रहा है? मेन रीजन था ये डी, जो उनका रिलीजियस मैटर था। सोल्जर यूज फैट कार्ट्रिज, जो चर्बी से जो बंदूक बनाई गई थी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। तो ये एक मेन रीजन था। देखिए कुल 6 रीजन थे, बड़े बड़े 6 रीजन थे। 4 तो आपके सामने ये है। 5वां रीजन ये था कि भाई इंडियन सोल्जर्स को प्रमोट नहीं करते थे, और छठा ये भी हो सकता था कि ना वो ना इंडियन सोल्जर्स की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा किया करते थे। तो ये कुछ और रीजन थे, इसके बाद भी रीजन थे, बट ये मेन 6 रीजन थे। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, सोल्जर्स यूज फैट कार्ट्रिज इसका आंसर हो गया, ये आपका मेन रीजन था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी इन बिहार। बिहार में किसने किया था? अभी आपने पढ़ा था बिहार में, अवध बिहार में क्या था? कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, वीर कुंवर सिंह इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हु लीड द रिबेलियन ऑफ 1857 एडी इन लखनऊ। लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। इसका आंसर क्या है आपका? बी, बेगम हजरत महल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो ये है हमारा हु लीड द नील मूवमेंट। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखा नील आंदोलन क्या है? जो आप नील सुनते हो ना, इंडिगो, ये उसकी बात कर रहा है कि जो क्या हुआ था ना, जो इंडिगो की जो खेती है वो बड़ी मुश्किल होती थी। एक जो अंग्रेज क्या करते थे, एक तो क्या था कि ना इंडिगो की डिमांड हो जाती थी, तो अंग्रेजों ने क्या बोला? अंग्रेजों ने बोला कि आप नील उगाइए, हम इसको आपको छूट देंगे। जो जो नील उगाएगा उसको हम कर में छूट देंगे, उसको टाइम देंगे, उसको और ज्यादा फसल उगाने का मौका देंगे, और जो नहीं उगाएगा उसको हम उससे भारी कर वसूलेंगे और बदले में उसको और वो देना पड़ेगा। तो ये कुछ नील मूवमेंट में था। इसका स्टार्ट किया था आपके 2 भाई थे विश्वास ब्रदर, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। कब हुआ था ये मूवमेंट? ये मूवमेंट हुआ था आपका 1859 से 1860 के बीच में। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? ये हुआ था आपके बंगाल में। किन्होंने लीड किया था? इन्होंने लीड किया था 2 भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। आंसर क्या आपका? बोथ, बी एंड सी इसका आंसर है। तो इसका आंसर आपका डी, दोनों भाइयों ने करा था, विश्वास ब्रदर्स ने। ठीक है, तो यहाँ हमारा दूसरा पार्ट जो कि हमारा क्या था, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1800 का विद्रोह यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। हमने इसमें 3 पार्ट करने हैं। तीसरा पार्ट है गवर्नर जनरल वाइसराइज। हमें जनरल और वाइसराइज के बारे में पढ़ना है, जो हमारे इस टाइम पे इंडियन जनरल या वाइसराइज वगैरह थे वो क्या थे, उनके बारे में। देखिए क्या है, जो ये वाला पार्ट है हमारा जनरल्स और वाइसराइज वाला, ये है तो बहुत बड़ा, क्योंकि हर एक आपको जनरल के बारे में पढ़ना पड़ता है, हर एक वाइसराइज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं इसके ऊपर। तो मैंने जितने क्वेश्चन मेनली मतलब जो लास्ट ईयर पेपर में आ चुके थे प्रीवियस, मैंने वो मेन बनाए हैं। क्वेश्चन तो बहुत कम बनाए हैं मैंने यहाँ पे, बट आपको समझाया बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो आप कोशिश करिए, जो मैं शॉर्ट नोट आपको समझा रहा हूँ उसको थोड़ा ज्यादा गौर करिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे बंगाल पे ही राज था सिर्फ ब्रिटिश का, इसलिए गवर्नर जनरल बंगाल की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका टाइम पीरियड था 1772 से 1785 के बीच में। इन्होंने क्या किया था? ड्यूल गवर्नमेंट, जो आपका जो एंड था वो उन्होंने किया था 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये लाए थे। रोहिला वॉर इन्होंने इनके सामने हुई थी। फर्स्ट मराठा वॉर में इनका साथ था। सेकंड वर्ल्ड मैसूर वॉर भी इन्हीं के उसमें हुई थी। तो ये सारे इनके पीरियड में होने वाली चीजें थी, घटनाएं थी मेन। फिर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस।
इनका था 1786 से 1793 के बीच का। थर्ड मैसूर वॉर इन्हीं के टाइम पे हुई थी। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल एंड बिहार इन्हीं के टाइम पे कराया गया था। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता था। जो भारत में सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम होते थे वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट कराए गए थे। ठीक, फिर आते हैं आपके लॉर्ड वेल्सली। इन्होंने सब्सिडी अलायंस जो आपके सहायक गठबंधन था वो इनके टाइम पे स्टार्ट करी गई थी। देखिए थे तो इनके अलावा और भी, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ जो मेन घटनाएं हुई थी, मेन आपके गवर्नर जनरल के उसमें, तो मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। है तो ये नहीं कि ये तीन ही थे, ये थे तो और भी, लेकिन मैं आपको मेन ही बता रहा हूँ आपको। ऐसे बताऊंगा तो फिर आपका ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपका जो एग्जाम का पैटर्न जो लेवल सा होता है वो इतना ही रहता है, आपको इतना ही समझना है। जो मेन आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको और समझना है या और पढ़ना है तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा अगर आपको और इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बात आती है जब इंडिया पे जब पूरा उनको राज मिल गया तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल, जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनका नाम था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 35 का इनका पीरियड था। तो चार्टर एक्ट था वो इन्हीं के टाइम पे 800 का जो पास किया गया था। सोशल रिफॉर्म्स कई सारे इनके टाइम पे लिए गए थे, जैसे कि सती को हटाना, एलिमिनेटिंग ऑफ थंग्स, जो आपके टंग्स को खत्म करना, वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। अगले थे आपके लॉर्ड मेटकेल्फ। 35 से 36 का पीरियड था। लाइब्रेटर ऑफ प्रेस इन्हीं टाइम पे आया था, भारत में प्रेस की मुक्तिदाता इन्हीं को जाना जाता था। अगले थे लॉर्ड एलन बोरो, जो आपकी सिंध की एनेक्सेशन हुई थी, जो सिंध की संधि हुई थी वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ठीक, अगले थे लॉर्ड डलहौजी, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 के बीच में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स मैं आपको भी ऊपर बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या था, वही जो आपके झांसी में हुआ था। पहली जो रेलवे लाइन बसी थी इंडिया में बॉम्बे और थाने के बीच में, वो इन्हीं के टाइम पे डलवाई गई थी। टेलीग्राफ कलकत्ता से आगरा के बीच में, वो भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट कराया गया था। तो इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हमारे आगे वायसरायज की तरफ। देखिए अब तक क्या था, हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लेकिन अचानक वायसरायज क्यों आ गए? इसका रीजन है हमारा जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था ना, वो इसका रीजन है। अब वो इसका रीजन कैसे है, देखिए जब 1857 रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद से आपका जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहां से हटके क्राउन किंग के पास आ गया था। मतलब अब वो एक एक्ट पास होता उसके बाद हुआ था, तो अब वायसरायज बनने लगे थे इंडिया में। जो आपके आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे भारत के, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। टाइम पीरियड 58 से 62 के बीच का था। ये लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे, मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर ने वापस ले लिया था क्योंकि रिवॉल्ट इन्हीं के बीच में इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो यूनिवर्सिटी थी वो इन्हीं टाइम पे 1857 में डिस्टेबलाइज करी गई थी। ठीक, अगले आते हैं लॉर्ड लिटन। इनके पहले भी ऐसा नहीं कि ये आपके 62 के बाद 76 के बीच में, इनके बीच में भी दो तीन आपके वायसरायज थे, बट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो इसलिए आप प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड लिटन 76 से 80 के बीच में। वर्नर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट इन्हीं के बीच में आया था। मतलब ये जो प्रेस पे जो आप कंट्रोल कर सकते हो और कि हर जिसके पास ये बंदूक है उसका लाइसेंस होना चाहिए, वो इन्हीं के टाइम पे था। अगले थे आपके लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच में। पहली फैक्ट्री 1858 में जो आपको पहली फैक्ट्री एक्ट आया था वो इन्हीं के टाइम पे आया था। उसके बाद जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे जो आपका पंचायत सिस्टम होता है ना, वो सब इन्हीं के टाइम पे आई थी 1882 में। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट में आते हैं। इनका टाइम पीरियड था आपका 1899 से 1905 के बीच का। जो आपके पूसा में, दिल्ली में जो पूसा है वहां पे जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आज भी है, तो वो इन्हीं टाइम पे था। बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि बंगाल का पार्टीशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अगले हमारे लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 16 के बीच में। इन्होंने क्या किया था, इनका सबसे बड़ा काम था, इन्होंने जो दिल्ली जो कैपिटल थी भारत की, वो उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया था 1911 में। दिल्ली दरबार इन्हीं टाइम पे स्टार्ट कर दिया गया था। अगले थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच में। रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैक्सकेयर, वो इन्हीं टाइम पे हुआ था। देखिए ये सब क्या है जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, कि जैसे कैपिटल शिफ्ट हुई थी और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था, रॉलेट एक्ट था, खिलाफत मूवमेंट था, ये सब अभी हम आगे कवर करेंगे जब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो सारे हम उसमें एक्ट और सारे जो मूवमेंट हम सब वहाँ कवर करेंगे। बस अभी हमें वायसराय और जनरल के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको सिर्फ मेन में बता दूं क्या क्या घटनाएं किसकी उसमें हुई थी, ताकि हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकें। जब हम अगली वीडियो करेंगे, जब हम अगली क्लास करेंगे हिस्ट्री की, तो उसमें हम ये सब चीजें कवर करेंगे। मैं आपको सब कुछ एक डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ रिकैप हो जाए, सब कुछ आपके माइंड में रहे। ठीक, फिर आते हैं लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपका प्रथम गोल में सम्मेलन था, उसी टाइम पे हुआ था। अगले थे आपके लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन इनका टाइम पीरियड था 31 से 36 के बीच का। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के इसमें हुई थी। कम्युनल अवार्ड्स इन्हीं में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 43 के बीच में। सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम इन्हीं के टाइम में था। क्विट इंडिया मूवमेंट इन्हीं टाइम पे आया था। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला। फिर थे लॉर्ड बेविल, कैबिनेट मिशन प्लान इन्हीं में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस इन्हीं टाइम पे हुई थी। कब से थे? 43 से 47 तक थे।
लास्ट थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से अगस्त 1947 के बीच है। ये आपके आखिरी थे जो आपके वायसराय थे भारत के। उसके बाद तो ये भारत स्वतंत्र हो गया था। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम पे सबसे पहले हुआ था भारत का विभाजन, मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया, और भारत की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ भारत तो इंडिया के टाइम पे हुआ था। इसके बाद फिर भारत पर अंग्रेजों का राज खत्म हो गया था। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको क्या बताया, ये कुछ मैंने आपको गवर्नर जनरल के बारे में बताया था, पहले कहाँ के, बंगाल के, फिर इंडिया के, और फिर कुछ वायसरायस के बारे में। जो मेन थे मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं हमारे इनके क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये आपका किया था लॉर्ड कर्जन ने। अभी पढ़ा था यूनिवर्सिटीज एक्ट। 1904 में क्या हुआ था, 1904 में कुछ रिकमेंडेशन आई थी, तो उसके बाद ये एक्ट लाया गया था लॉर्ड कर्जन टाइम पे। इसका आंसर क्या आपका बी, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा सिपाही म्यूटेनी ऑफ 1857 अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, 1857 का सिपाही विद्रोह किसके गवर्नरशिप में हुआ था? ये हुआ था आपके लॉर्ड कैनिंग के उसमें। इसका आंसर क्या आपका बी, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज प्रपोज्ड बाय, 1857 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था आपके लॉर्ड लिटन द्वारा। इसमें क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, वो तो वही प्रेस पर पूरा कंट्रोल कर दिया जाए कि बिना उनसे पूछे कोई भी चीज पे आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। क्या ये सबके ऊपर था? नहीं, जो कि हमारे इंडियन न्यूज़पेपर थे सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, लॉर्ड लिटन इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद देना चाहता हूँ, मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ कि हमने आपके लिए कुछ क्वेज तैयार कर रखा है, पार्ट वाइज में उसको हमने बांट भी रखा है। आप जो भी पार्ट यहाँ पढ़ रहे हो उनके वहाँ अटेम्प्ट करिए। देखिए यहाँ पे मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे हम और क्वेश्चन आपको डालते रहेंगे। वहाँ पे अभी तो कुछ इन्हीं क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन में अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आप उस लिंक को फॉलो करते रहोगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिसकी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन है जो कि हमारा हु वाज द गवर्नर जनरल इमीडिएटली बिफोर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन से पहले कौन गवर्नर जनरल थे? वो थे आपके लॉर्ड वेविल। कब का इनका पीरियड था? इनका पीरियड था 1943 से लेकर 47 के बीच का, और माउंटबेटन का था मार्च 47 से लेकर अगस्त 47 तक का। इसका आंसर आपका सी, लॉर्ड वेविल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा हु इज जनरली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में आमतौर पर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था? किसके टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी? ये थी आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पे। कब हुई थी? 1882 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, लॉर्ड रिपन इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री की 6th क्लास और जो हमारा ये वाला पार्ट था गवर्नर जनरल वाइसराय वाला यहाँ पे खत्म होता है। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, जो और भी जो मूवमेंट स्टार्ट करे थे भारतीय द्वारा उस टाइम पे, आंदोलन के मूवमेंट थे, हम उसकी तरफ पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हमने आपके लिए करंट अफेयर तैयार कर रखा है। करंट अफेयर के लिए क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसमें आपको हर रोज एक करंट अफेयर का क्विज मिलेगा, आप उसको अटेम्प्ट करिए, उसमें हर तरीके के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी समस्या हो, तो आप उससे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।